नमस्कार आप सभी लोगों को और बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के और आज इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन किया है। अगला 1 से डेढ़ घंटा अपन लोग जो राजस्थान रेरा के अंदर डेवलपमेंट्स हुए हैं लास्ट साल भर के अंदर उनको अपन लोग डिस्कस करेंगे और उसी डिस्कशन के अंदर जो प्राइमा फेसी जो चीज़ें हैं जो अपन को जानना ज़रूरी हैं वो ये है कि आज अपन जब रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में अपनी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है और प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आता है तब तक अपन लोगों की जिम्मेदारी बरकरार रहती है और अपन लोगों को जो भी एक्ट के प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस के अनुसार अपन लोगों को कंप्लायंस अपनी करनी होती है। पिछले कुछ जब से रेरा चालू हुआ है 2000 मई 1 मई 2017 से 1 या 2 साल तक अपने कंप्लायंसेस ऑफलाइन हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे कोविड के बाद में जब अपना लॉकडाउन लगा था तब राजस्थान रेरा बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रहा था और उस प्रोएक्टिव तरीके से काम करने का जो परिणाम हुआ वो परिणाम ये हुआ कि आज के दिन अगर अपन को कोई भी चीज रेरा राजस्थान के अंदर कम्युनिकेट करनी है या अपडेट करनी है तो वो सब अब ऑनलाइन होने लग गई है। या तो अगर कोई मैप का रिवीजन हो वो भी अब ऑनलाइन होने लग गया है। अगर कोई भी प्रमोटर में चेंजेस करने हो वो भी ऑनलाइन होने लग गया है। अगर कोई भी क्यूपीआर हैं उसको अगर अपन देखें तो 1 जनवरी 2021 को नोटिफिकेशन आके जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी ऑनलाइन हो गई है और बहुत सारे जो भी अपने चेंजेस या अपडेशन अपन को अथॉरिटी में देने हैं वो सब ऑनलाइन होने लग गए हैं। तो ऑनलाइन की इस प्रक्रिया को ही और आगे आज अपन समझेंगे और इसके अलावा अपन को क्या क्या अपना कंप्लायंसेस और करना है, क्या ध्यान रखना है उसके बारे में अपन समझेंगे। शुरुआत के अंदर अगर मैं इसको शुरू करूं तो अपन को ये समझना होगा कि अपन ने जब रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था तब अपन ने एक फॉर्म बी फाइल किया था और वो फॉर्म बी एक एफिडेविट के रूप के अंदर था जिसके अंदर ये बोला गया था अपने द्वारा कि जो भी कंप्लायंसेस रहेंगी, जो भी एक्ट हम लोग को बोलता है निर्वहन करने के लिए वो अपन निर्वहन करेंगे, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाने के लिए हो, चाहे वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए हो, चाहे वो बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने का प्रावधान हो, या अपने को जो क्वार्टरली प्रोग्रेस करनी है वो करनी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को अपन को ध्यान रखने के लिए अपन एक फॉर्म भी एक एफिडेविट अपन ने जब अपना रजिस्ट्रेशन हुआ था तब अपन ने दिया हुआ है। तो अगर मैं शुरुआत तो एक्ट कहता है कि अगर आपका मेजोरिटी अलॉटीज हो गए हैं, अगर आपने मेजोरिटी माल बेच दिया है तो आपको एसोसिएशन बनानी बहुत जरूरी है। आपको जैसे ही मेजोरिटी होता है उसके 3 महीने के भीतर भीतर आपको एसोसिएशन बनानी है। तो अगर मैं मानूं कि मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 500 फ्लैट्स हैं या 500 प्लॉट्स हैं, मैं प्लॉट्स के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं कि कुछ मिथ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्लॉट के ऊपर ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन आज कोई भी जो भी बात अपन आज यहाँ पे कर रहे हैं वो सब प्लॉट्स के ऊपर भी, प्लॉटेड डेवलपमेंट पे भी होगी, हाउसिंग डेवलपमेंट पे होगी, वो एक समान दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो ये चीज मैं आपको शुरुआती में ही क्लियर कर दूं। अब अपन को जो एसोसिएशन बनानी है, अगर मेरे 500 फ्लैट है या 500 प्लॉट हैं, मैं अगर कभी फ्लैट बोलूं या प्लॉट बोलूं तो उसका अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा एक ही है। मैं फ्लैट बोलता हूं तो प्लॉट पे भी है और प्लॉट बोलता हूं तो फ्लैट के ऊपर भी है। तो अगर मैं ऐसा कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक उदाहरण के रूप में 500 फ्लैट हैं, उसमें से 250 बिक गए हैं, जब मैं 251वां बेच रहा हूं तब मेरी जिम्मेदारी खड़ी हो जाती है कि मैं एसोसिएशन बनाऊं।
और एसोसिएशन की फॉर्मेशन की प्रक्रिया चालू कर दूं, वो मेरे को 3 महीने के भीतर भीतर उस प्रक्रिया को मेरे को लेना है और उसको सुचारू रूप से मेरे को मेरा कंप्लीट करना है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 19 अप्रैल 2020 को राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट अपन लोगों के यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। उस राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के तहत जो अपन को एसोसिएशन बनानी है, उसके अंदर प्रावधान है कि मेरे को 6 महीने के भीतर भीतर या 10 जने मेरे अपने, जब मेरे को माल बिक जाए 10 जने या 2/3, तब मेरे को अपने ये एसोसिएशन बनानी है। तो अभी 2 प्रावधान हो गए। एक प्रावधान हो गया है रेरा की तरफ से, दूसरा प्रावधान हो गया है राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट की तरफ से। लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन यही दूंगा कि आप लोग जब भी आपके एसोसिएशन की सोचें, तो वो आप रेरा जो कि कम समय ले रहा है, वो मेजोरिटी बोलता है, 2/3 नहीं बोलता, तो सावधानी के रूप के अंदर अगर अपन मेजोरिटी बिक जाता है तभी अपन अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं, तो वो बहुत बेहतर होएगा, वो बहुत बढ़िया होएगा। ये चीजें मैंने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किया है और मेरा माल बिक गया है, तब मेरे को एसोसिएशन बनानी है। एक अभी बहुत रिसेंटली एक अपने सर्कुलर्स नोटिस इशू किए हैं अथॉरिटी ने, और काफी अपने चर्चा में भी रहे हैं अपने न्यूज के अंदर और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सबके अंदर। वो ये है कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, करीब करीब जो मेरा संज्ञान है उसके अंदर करीब 400 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं राजस्थान रेरा के अंदर, जिनका अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में उसकी जो कंप्लायंसेस है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो कंप्लायंसेस नहीं हुई है। वो कंप्लायंसेस नहीं होने के कारणवश अथॉरिटी ने जो ये 400 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है और जिनको नाम लिया है लैप्स प्रोजेक्ट, उन सबको नोटिस भेजा है। इस नोटिस का आप लोगों को, अगर आप में से किसी का प्रोजेक्ट इसके अंदर 400 प्रोजेक्ट या में फॉल करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा और इसका सुचारू रूप से आपको इसका रिप्लाई अथॉरिटी के अंदर देना होगा। इसके अंदर आप लोग को जो ध्यान रखना है वो ये है कि पहले तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं कि मेरा प्रोजेक्ट अपने 2017 के अंदर मैंने रजिस्टर करवाया था और 2019 के अंदर मेरा वो प्रोजेक्ट, दिसंबर 2019 के अंदर मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। दो अपने इसके अंदर प्रावधान निकलते हैं, या तो एक्चुअली में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने उसका कंप्लीशन फाइल कर दिया, मेरे पास कंप्लीशन भी आ गया, लेकिन मैंने वो अथॉरिटी के अंदर जमा नहीं करवाया। ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उनका बकायदा जो अथॉरिटी है उनके अंदर ऑनलाइन ही होएगा, ये भी कंप्लीशन आप जमा करवा दीजिए और जमा करवा के उसका जो रिप्लाई है वो आप पेश कर दीजिए। अगर तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप आपके प्रोजेक्ट के लिए एक्सटेंशन डालिए अथॉरिटी के अंदर, उसको एक्सटेंड करवाइए। एक्सटेंशन को अभी अपन आने वाले टाइम के अंदर अपने डिस्कस करेंगे किस किस प्रकार से अपन एक्सटेंशन ले सकते हैं, और उस प्रोजेक्ट को आप एक्सटेंशन लेके और अथॉरिटी में आप उस जवाब को पेश कीजिए कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसका मैंने एक्सटेंशन ले लिया है। तो वो एक्सटेंशन लेने के बाद वो प्रोजेक्ट लैप्स नहीं माना जाएगा और उसके अंदर जैसे आप पहले काम कर रहे थे, आपका 2019 दिसंबर 2019 जो अपना एक एग्जाम्पल अपन ने लिया अपने प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, उसी तरह से सुचारू रूप से आप अपना काम कर सकते हैं। सो आपको आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाना है, उनसे कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपको इसके लिए आपका लेना है और वो पेश करना है जो आपकी रेरा अथॉरिटी है उनको। इसके लिए जो अपन बात कर रहे थे एक्सटेंशन के लिए, एक्सटेंशन एक तो 1 साल के लिए अपन ले सकते हैं जो कि अपने एक्ट के प्रावधान के अंदर अलाउड है। दूसरा, अभी कोविड आने के चक्कर के अंदर अथॉरिटी ने 1 साल का एक मोनिटोरियम सभी प्रोजेक्ट्स को दिया है कि वो कोविड का एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो एक आपके पास जो उपाय है वो कोविड का एक्सटेंशन लेने का है।
इस प्रकार से आप 2 साल का एक्सटेंशन आपने ले लिया। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा उन 2 साल के दौरान में, या आपका वो टाइम पीरियड 2 साल का बिल्कुल अप्रोच कर गया है, बिल्कुल पास आ गया है, तो 2 साल का एक्सटेंशन का भी एक प्रावधान है इन एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं होगी जो 1 साल से ज्यादा बियॉन्ड का आप एक्सटेंशन लेंगे, लेकिन प्रावधान है, आप ले सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को मिला है, लेकिन उसकी प्रक्रिया अपने कुछ ऑफलाइन है और कुछ ऑनलाइन है। तो दोनों प्रक्रिया को जोड़ के ही उस तरह का आपको जो बियॉन्ड 1 ईयर का एक्सटेंशन वो आपको मिलेगा। तो अगर मैं इसको क्लियर करूं कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया था दिसंबर 2019 का, उसके अंदर पहले तो मैं 1 साल का एक्सटेंशन लूंगा, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो गया है और 18 मार्च 2000 जो अपने डेट थी 2020 की डेट थी, जिसके कारणवश मैं अपने कोविड के अंदर फॉल कर गया, तो मैं 1 साल अपना कोविड बोल के एक्सटेंशन ले सकता हूं, तो मेरा हो गया 2021। अब अगर मेरे को लगता है कि मेरा 2022 के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होएगा, तो मेरे को 2 साल का उसके अंदर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। अभी बहुत रिलैक्सेशन अथॉरिटी ने कर रखा है, और उस रिलैक्सेशन के अंदर ये है कि जो आपको एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन की जो फीसेस हैं वो सब बहुत रिड्यूस्ड रेट के ऊपर अथॉरिटी ने कर रखी है। 31 मार्च 2021 के बाद के अंदर ये जो सारी फीस है एक्सटेंशन की, वो सारी फीस बढ़ेंगी। तो अगर आप लोग का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसको एक्सटेंशन की जरूरत है, तो आप उस प्रक्रिया को आप फॉलो कीजिए, और उस प्रक्रिया को फॉलो करके आप अपना एक्सटेंशन जो आपको सुचारू रूप से लेना है वो आप अपना एक्सटेंशन लीजिए। इसके इसके आप साथ में अब अपन एक्सटेंशन की अगर जो अपन बात कर रहे थे, उसके साथ साथ अगर अपन जोड़ें कि अपनी क्यूपीआर और जो बाकी प्रक्रिया हैं, तो उसके अंदर अपन को क्या करना होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले ही कंप्लीट हो गया है, आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, तो आपको उस पीरियड का, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, वहां तक की आपको क्यूपीआर भरनी है, और आपको जो आपका आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ वो लगाना है और वो अथॉरिटी में देना है। अगर तो आपका प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन आपने करवाया है, तो वो जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है उसका भी क्यूपीआर और उसकी भी जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपका करनी है आपको 31 दिसंबर 2020 के आगे, मैं आपको क्लियर करूं, करनी तो आपको 31 दिसंबर 2020 के पहले भी है, लेकिन 31 दिसंबर 2020 के बाद वाली फॉर्मेलिटीज भी आपको करनी होंगी उस एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट के लिए। इस चीज को लेके अपन मिथ में नहीं जाएंगे कि अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो मेरे को क्यूपीआर नहीं करनी है और मेरे को कोई फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। मेरे को मेरा जो कंप्लीशन है उस तारीख तक, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो दिसंबर 2019 का जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था, दिसंबर 2019 के पहले की सारी क्यूपीआर अपन लोगों को फाइल करनी है, सबमिट करनी है अथॉरिटी के अंदर। अगर मैंने जैसे एग्जाम्पल के अंदर प्रोजेक्ट को मैंने एक्सटेंड किया था दिसंबर 2022 तक, तो शुरू से लेके जब तक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है दिसंबर 2022 तक मेरे को अपनी क्यूपीआरस की फॉर्मेलिटीज करती है। क्यूपीआरस अपन लोग अभी आने वाले टाइम के अंदर अभी डिटेल के अंदर समझेंगे, लेकिन इस चीज को अपन को बहुत ढंग से समझना है कि जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तब तक उसकी कंप्लायंसेस चलती रहेंगी, उसके अंदर कहीं कमी या उसके अंदर कहीं बचत की चीज नहीं है। क्यूपीआर लेने से पहले मैं कुछ विशेष चीजें हैं जो आपको बताना चाहूंगा। उसके अंदर पहली चीज है इंश्योरेंस। जो अपन लोगों का प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस है वो
नॉर्मली कोई भी डेवलपर्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब आप क्यूपीआर के अंदर जाएंगे, उसको देखेंगे, तो वहां पे वो बहुत बखूबी तरीके से पूछता है कि इंश्योरेंस लेना है, आपने ले लिया है क्या, नहीं लिया है तो आप कब लेंगे, उसकी तारीख तक आज पूछता है आपसे कि अगर आप ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, तो उसकी तारीख भी हमको आप बता दो। इस चीज को अपन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अब इंश्योरेंस भी लेना एक तरह से अनिवार्य हो गया है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट का, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिन जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का अगर आप क्यूपीआर ले ले इंश्योरेंस ले लेते हैं तो बढ़िया है। इंश्योरेंस आप लैंड टाइटल का भी लेंगे, और जो आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो बिल्डिंग बन रही है, उसका भी होएगा। अगर अगेन मैं प्लॉटेड डेवलपमेंट में बात करूं तो अगेन उसका भी अपन को इंश्योरेंस लेना है, लैंड के टाइटल का, और उसके अकॉर्डिंग ही अपन लोगों को आगे काम करना है। इंश्योरेंस अनिवार्य है एक्ट के तहत। जो सेक्शन 16 है वो बहुत बहुत क्लियरली बोलता है कि मेरे को क्यों अनिवार्य है और मेरे को लेना पड़ेगा इंश्योरेंस। तो इस चीज को आप अपने चीज को अपने थोड़ा सा बेहतर तरीके से देखें। अब इंश्योरेंस एक तरह से कंपलसरी हो चुका है। अब जो अपन इंश्योरेंस के अलावा जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, इंजीनियर का सर्टिफिकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट, इसको कई प्रमोटर्स पहले बना रहे थे, कई प्रमोटर्स इसको नहीं बना रहे थे। अथॉरिटीज में भी कई बहुत सबमिट हो रहा था और कईयों का नहीं सबमिट हो रहा था। लेकिन 31 दिसंबर 2020 को जो क्वार्टर खत्म हुआ है, उसके बाद के अंदर जो क्यूपीआर के साथ में आपको आपका आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। तो आप लोगों के जो भी कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको आप बोलिए, बताइए, और उनसे आप 31 दिसंबर 2020 का आप अपना सर्टिफिकेट लीजिए, जो कि आपको आपकी जो क्यूपीआर है उसके अंदर फिल करना में आएगा। उसके बाद में 31 दिसंबर 2020 के बाद में हर तिमाही के अंत में तो आपको लेना ही है। जैसे मार्च हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, फिर दिसंबर 21 है, उसमें तो आपको लेना है और फिल करना है। अगर आपको बीच में भी कोई जरूरत पड़ती है तो आप ले सकते हैं। तो अगर मैं इस चीज को बोलूं कि ऐसा नहीं कि मेरे को आखिरी में ही लेना, क्वार्टर के आखिरी में लेना जरूरी है, क्वार्टर के बीच में भी अगर मेरे को कभी जरूरत पड़ती है तो भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन क्वार्टर के अंत के अंदर तो मेरे को अथॉरिटी के अंदर उसको अपलोड करना जरूरी है। मेरे को ये अपलोड कब करना है? अभी तो 31 मार्च 2021 का टाइम दे रखा है, एक रिलैक्सेशन दे रखा है सभी अब कंप्लायंस को लेके कोविड के कारण। लेकिन जब मार्च की तिमाही खत्म होगी तो उसका मेरे को जो क्यूपीआर है वो मेरे को अप्रैल 15 तक भरना है, और हर तिमाही के 15 दिन के भीतर भीतर मेरे को ये मेरा जो क्यूपीआर है वो फाइल करना होगा। आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के अंदर अपन को क्या विशेष ध्यान रखना है, इसके बारे में भी एक बार अपन समझ लेते हैं। ये बहुत आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज अथॉरिटी चाह रही है और जो चीज एक्ट चाह रहा है, वो एक्ट सिर्फ इतना चाह रहा है प्रमोटर से कि जो रियल टाइम के अंदर उनका काम हो चुका है, उस काम को वो इन तीनों प्रोफेशनल से, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से, इनसे वो अनुमोदन करवा ले, इनसे वो वैट करवा ले, इनसे वो सर्टिफाइड करवा ले, और वो करके उसको अथॉरिटी में पेश कर दें ऑनलाइन के द्वारा, और जिससे जो अलॉटीज हैं, जिन्होंने माल लिया है, उनको ये चीज पता चल जाए कि कहाँ पे किस स्थिति के अंदर प्रोजेक्ट है। आर्किटेक्ट अपना वहां पे जो फिजिकली आर्किटेक्चरल जो काम हो गया है उसके बारे में एक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इंजीनियर है, अपनी जो इंजीनियरिंग के व्याख्यान के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो माल
का पैसा लग चुका है उसके अनुरूप अपना एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। माल लग चुका है वही क्वालिफाई करेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के अंदर। अगर कोई एडवांस दे दिया है और माल नहीं लगा है तो वो सर्टिफिकेट के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट होएगा, वो सर्टिफिकेट में नहीं क्लियर होगा। अगर ये सब चीजें नहीं होती हैं या कोई प्रमोटर नहीं करता है तो क्या होएगा? अगर वो एडिटिंग चाहता है या उसका बाद में चेंज करना चाहता है तो 2 से 5,000 की एक नॉमिनल फीस तो है ही, लेकिन अगर वो उसके बावजूद भी काम नहीं करता है और अगर इन फॉर्मेलिटीज को नहीं करते हैं, कंप्लाई नहीं करते हैं, तो 5% ऑफ द प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है तब तक उतने तक इसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है प्रोजेक्ट के ऊपर। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में लैंड कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट दोनों को जोड़ के दोनों शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा रूप आ सकता है इस इन छोटी सी जो कंप्लायंसेस जो अपन को क्वार्टर बाय क्वार्टर अडॉप्ट करनी है उनको नहीं अडॉप्ट करके, उनको नहीं फॉलो करके। इसके अलावा R4 एक सर्टिफिकेट है जो आपको एनुअली बनाना है। 31 मार्च 2021 को आपका वो सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, जिसके अंदर आपका ये लिखा रहेगा कि शुरू से जब से आपने प्रोजेक्ट चालू किया है तब से आज तक आपने तो कितना पैसा आया है, आपको कितना पैसा आपने खर्च किया है। तो वो एक एनुअल रिपोर्ट के रूप के अंदर आपका ये R4 बनेगा। तो इन्हीं सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए आप काम करें। अब अपन जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको एक बार डिटेल में एक्सेल के रूप के अंदर अपन लोग समझ लेते हैं। तो मैं ट्विंकल को बोलूंगा, ट्विंकल आप जो ये एक्सेल है वो एक्सेल जो अपने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा समझा दें। एक बार ये अपन एक्सेल देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अपन क्यूपीआर को, फिर अपन डिस्कस करते हैं। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी मैं ये क्यूपीआर एक बार आप लोग समझ लें, उसके बाद में मैं आपको देता हूँ। Hello, sir. Now I'm audible. तो जैसे कि सर ने थैंक यू सो मच अमित सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड सेकंड की जैसे सर ने बताया कि क्यूपीआर का अब ऑनलाइन हो गया है, तो अब वो क्यूपीआर के ऑनलाइन में क्या क्या अपनी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे कैसे अपन को फील करना है ऑनलाइन वेब पोर्टल पे। तो मैंने एक एक्सेल के थ्रू ये सारी रिक्वायरमेंट्स एक एक्सेल के थ्रू आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ट्राई करा है कि मैं अपने एक्सेल से आपको समझा दूं। एक सेकेंड, मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं, जस्ट 1 सेकेंड। तो होप सो कि मेरी जो स्क्रीन मेरा जो एक्सेल है वो आपको सबको शो हो रहा है। तो अभी पहले क्या होता था, ऑफलाइन जो क्यूपीआर था उसमें बहुत कम डिटेल्स और कम रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन अब ऑनलाइन क्यूपीआर में क्या हो गया कि एक तो अपनी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्यूपीआर में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स
रिक्वायरमेंट्स का जो क्राइटेरिया है और उनकी जो क्वेश्चन आंसर्स है लाइक एफएक्यू टाइप्स की, वो रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी एक्सेस हो गई हैं। सो अपन जब भी क्यूपीआर फाइल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो भी अपन डिटेल्स भरे वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और टाइपो एरर कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर वो एक बार सबमिट हो गया तो वो एडिट करने के लिए फिर वो आपको फीस वगैरह पे करना पड़ेगा और एक थोड़ा सा लिटिगेशन का भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द अपार्टमेंट बुक। ये सेम जैसे ऑफलाइन क्यूपीआर में होता था कि अपन एक टोटल दे देते थे कि मेरा इस पर्टिकुलर क्वार्टर तक मैंने, मान लो जैसे अगर अपन दिसंबर 2020 ले रहे हैं तो दिसंबर 2020 तक मैंने टोटल अपनी इतनी अपार्टमेंट्स बुक कर ली हैं। लेकिन अभी इसमें क्या है कि टोटल अपार्टमेंट्स आ जाता है। अब आप ऑनलाइन क्यूपीआर में क्या जगह अपने बाइफिकेशन आएगा कि जैसे अपार्टमेंट टाइप आ गया, अपार्टमेंट टाइप में 3 BHK 4 BHK, ये ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये अपन जब रेरा का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वाइल अपन जब रेरा का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन अपार्टमेंट टाइम, ब्लॉक नंबर, उस पर्टिकुलर यूनिट का कार्पेट एरिया, एरिया ऑफ एक्सक्लूसिव बालकोनी, ये सब वहां जाता है। तो ये ऑटो वहां से ऑटो पॉपुलेट होगा। जैसे ही आप अपना क्यूपीआर ओपन करते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। अब उसके बाद में जो अपन को फिल करना रहेगा वो होगा क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ अपार्टमेंट बुक्ड सोल्ड अलॉटेड। जो भी मान लो कि दिसंबर 2020 का मैं अपना करंट क्वार्टर का क्यूपीआर भर रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर तक मेरी कितनी अपार्टमेंट्स इस पर्टिकुलर यूनिट की, जैसे 3 BHK ले ले तो मेरी जो प्रपोज नंबर थी, जैसे मैंने एग्जांपल मैंने लिया 11 मेरा प्रपोज नंबर ऑफ अपार्टमेंट था, तो मेरे दिसंबर 2020 तक मैंने कितनी अपनी अपार्टमेंट्स है वो मैंने बुक कर ली। फॉर अज्यूम मैंने 7 यहाँ पे बुकिंग कर ली है। तो वो उस तरीके से ये वाली रिक्वायरमेंट्स फिल हो जाएगी। यहाँ पे अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर अपने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करा हो उस टाइम पर, कभी कभी क्या होता है कि जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अपनी कुछ एरर्स रह जाती हैं। जैसे मान लो मेरा प्रपोज नंबर ऑफ अपार्टमेंट 12 था और अगर मेरा एक्चुअली अपार्टमेंट जो बुकिंग है वो मेरी 14 या 15 है, तो ये इस टाइप की कोई मिस्टेक्स अपन से नहीं रह गई हो, वो पहले अपन को अश्योर करना रहेगा। नाउ सेकंड रहेगा उसके बाद में पार्किंग बुकिंग का। पार्किंग बुकिंग में वही सेम, पहले जो जाता था वो जाता था कि सिंपल मेरी इतनी मैंने पार्किंग अलॉट कर दी इस क्वार्टर तक। लेकिन अभी क्या हो गया कि बाइफिकेशन हो गया कि मैंने ओपन एरिया की, स्प्लिट फ्लोर और बेसमेंट और एनी अदर जो भी मेरे फ्लोर्स है, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी ये टोटल यहाँ तक, ये जो अपनी ये अपनी जो रेरा का जो वेब पोर्टल है, अपन ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स डाली थी, तो ये सारी वहां से ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। बस अपन को जो फिल करना रहेगा ये यहाँ रहेगा कि क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ अपार्टमेंट, मतलब क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ पार्किंग मैंने कितनी अलोकेट कर दी है उस पर्टिकुलर क्वार्टर तक। मतलब जैसे दिसंबर 2020 तक जैसे मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके मेरा जो अभी इस पर्टिकुलर क्वार्टर दिसंबर 2020 तक मैंने कितनी मेरी बुकिंग, पार्किंग बुकिंग हो चाहिए, जितनी भी कैंसिल हुई टोटल मुझे बतानी है। जैसे मान लो मेरी 10 तो बुकिंग हो गई लेकिन मेरी 5 कैंसिल हो गई है, तो मेरी टोटल हुई है 5, तो मैं यहाँ पे अपनी फीड कर दूंगी 5। उस पर अलग अलग स्ट्रीट फ्लोर, ओपन फ्लोर जो वेरिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग। फिर जो नेक्स्ट अपना आता है कि आर्किट, जैसे सर ने बताया कि अपन को 3 सर्टिफिकेट्स R1 R2 R3, जो R1 हो गया आर्किटेक्ट, R2 हो गया इंजीनियर एंड R3 हो गया अपना CA सर्टिफिकेट। तो उस अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पर उन्हीं की जो अपने जो अपने सर्टिफिकेट्स होंगे जो अपन को रिक्वायरमेंट से फीड क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट जो अपनी है, तो ये सारी सारी रिक्वायरमेंट्स तो मैनुअली फिल करनी होगी अपन को। उसके बाद पे अपना जो सर्टिफिकेट है वो स्कैन होकर अटैच भी होगा। तो ये सारी जैसे रिक्वायरमेंट हो गई अपनी, एक्सक्वेशन हो गया, नंबर ऑफ बेसमेंट्स, नंबर ऑफ स्टील फ्लोर, इंटरनल वॉल्स, सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी स्टेयरकेस, लिफ्ट, एक्सटर्नल प्लम्बिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट्स एंड एक्सेट्रा। तो ये इनका जितना भी अपना परसेंटेज ऑफ वर्क डन है, इन करंट क्वार्टर में अपना कितना परसेंट मैंने कितना काम कर लिया है, यहाँ पे वो परसेंटेज बेसिस पे इन पूरे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जाएगा। और लास्ट क्वार्टर का क्या होगा कि जैसे अभी चेयरमैन सर ने भी कहा था और अपने जो नोटिफिकेशंस में भी गाइडेंस था कि अपन को जो भी क्यूपीआर फिल करनी है वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में फिल करनी। क्रोनोलॉजिकल फॉर्म का मतलब होता है कि मैं सबसे पहले जो मेरा पेंडिंग स्टार्टिंग का, जैसे मानो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है सेप्टेम्बर 2017 से वाले क्वार्टर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो उस क्वार्टर का स्टार्ट करना पड़ेगा पहले मुझे फिल करने का। उसके बाद में मैं अपना दिसंबर 17, फिर जैसे ही सेम मार्च 18, इसमें इस तरह का क्रोनोलॉजिकल फॉर्म स्टार्ट होगा। और ये क्या होगा, जैसे मैंने मान लो कि सितंबर 17 का मैंने मेरा क्वार्टर वाला फिल कर दिया, तो ये वाला सितंबर 17 का फिल करने में मेरा लास्ट क्वार्टर हो जाएगा 0, मतलब वो ब्लॉक्ड होगा एरिया, क्योंकि वो ऑटो फिल्ड होगा। उसके बाद में दिसंबर 17 में ये जो लास्ट क्वार्टर वाली डिटेल्स है वो ऑटो पॉपअप हो जाएंगी। और सेम ऐसे ही टेबल ए हो गया और टेबल बी वही है, इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क फॉर द एंटायर रजिस्टर्ड फेज प्रोजेक्ट। इसके अंदर में ये रहेगा कि अपना जितना भी कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज हैं जो मेंशन होगी अपने क्वार्टरली जो
अपना जो सर्टिफिकेट्स होगा, आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट होगा, उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होगी, तो वही सेम डिटेल्स अपन को एक बार चेक करके यहाँ पे फिल करनी होगी। और उसके बाद में यहाँ पर अपन को फॉर्म R1 जो होगा अपन को अटैच करना रहेगा। फिलिंग के टाइम पर अगेन आई एम टेलिंग यू कि मेक श्योर कि कोई मिस्टेक नहीं हो। टाइपो एरर स्पेसिफिकली क्या होता है कि अपन भरते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, टाइपो एरर्स वाली मिस्टेक्स हो जाती है जनरली बिकॉज इट्स ए ह्यूमन एरर। सेम सेकंड यही है अपना R2 इंजीनियरिंग इंजीनियर सर्टिफिकेट है। इंजीनियर सर्टिफिकेट में वही तो टेबल ए एंड टेबल बी सेम उसी तरीके से जाएगा जो अपना इंजीनियर सर्टिफिकेट में जिस तरह के डिटेल्स बाइफरकेशन और मेंशन है, जो रेरा अथॉरिटीज ने फॉर्मेट अपना पर्टिकुलर, राजस्थान रेरा ने पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है, सेम उसी डिटेल उसी फॉर्मेट में उन्होंने डिटेल्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी है। वो अपन को डिटेल्स फीड करनी है जो अपने इंजीनियर सर्टिफिकेट में रहेंगी, लाइक जैसे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, कॉस्ट इनकर्ड अगेंस्ट द एस्टिमेटेड कॉस्ट, कितना अपना वर्क डन हो गया एज द परसेंटेज, ये सारे बाइफिकेशन रहेगा टेबल ए एंड टेबल बी का। उसके बाद में क्या रहेगा, जो नीचे वाला ये समरी आ जाएगी अपना, ये ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी टोटल समरी। जैसे अपन ने ऊपर वाली फिटिंग की, अपना ये टोटल टेबल ए एंड टेबल बी की वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। टोटल एस्टिमेटेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है और अपन ने कितना अपने कंस्ट्रक्शन के लिए इंकर्ड कर लिया है। उसी तरह सेम अपना आ जाएगा सीए सर्टिफिकेट। सीए सर्टिफिकेट में वही कि जो भी अपना सीए सर्टिफिकेट की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर फील्ड होगी। जैसे अपने सीए सर्टिफिकेट में आ जाएगा कि लैंड कॉस्ट मेरी कितनी एस्टिमेटेड थी और मैंने इस क्वार्टर तक, ये क्वार्टर वाइज जाएगा तो मेरे इस क्वार्टर तक मैंने मेरी लैंड कॉस्ट मैंने कितनी यहाँ पे कि लैंड कॉस्ट मैंने मेरी कितनी इनकर कर ली है। सेम लैंड कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन लैंड एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट, सेम वही जो सीए सर्टिफिकेट से डिटेल्स होंगी वो अपनी यहाँ पर एज इट इज यहाँ पे फीड हो जाएंगे। और उसके साथ में ये रहेगा कि अपना स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स होगा सीए सर्टिफिकेट का वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड आती है अपनी माइलस्टोन्स की। माइलस्टोन्स मींस व्हाट, कि मैंने अपने, एक क्या होता है कि अपने जो कंस्ट्रक्शन का मैं अपनी बिल्डिंग बना रही हूँ, तो मेरा एक फ्यूचर मेरा एस्टिमेशन क्या है कि मैं अपना जो आरसीसी वाला है, फर्स्ट फ्लोर के आरसीसी मैं अपनी इस डेट को कंप्लीट कर लूंगी। ये क्या होता है, ये कब अपन देते हैं, एक तो कि जब अपन एग्रीमेंट टू सेल करते हैं उसमें भी अपना ये सारे एग्रीमेंट टू सेल करते हैं तब अपने माइलस्टोन जाते हैं, तो सेम उसी तरीके से सारे माइलस्टोन फिल होंगे, उनका आ जाएगी कमिटेड डेट ऑफ अचीवमेंट। फिर उसके बाद में ये एक चीज और पूछ रहा है कि अगर कमिटेड डेट ऑफ अचीवमेंट मान लो कि मेरी अभी है 15 जून 2019, तो ये पूछेगा 15 जून 2019 को अगर आपने फील कर लिया है तो आप वो सेम डेट डाल देंगे। अगर मान लो मेरा 15 जून 2019 को नहीं हुआ है तो मुझे लाइकली डेट टू अचीव, आप वो कब तक अचीव कर लेंगे। यहाँ पे इसने रीजन नहीं पूछा है, बस कि आप कब तक अचीव कर लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं माइलस्टोन्स का एग्जाम्पल से देती हूँ। जैसे हो गया कि डिसमेंटलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, पिलिंग, बेसमेंट एक्सक्वेशन, आरसीसी राफ्ट, सुपर स्ट्रक्चर्स, ब्रिक मेजनरी, इंटरनल प्लास्टर्स, एक्सटर्नल प्लास्टर मेरा कब तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सटर्नल प्लास्टर 30 सितंबर 2020 तक हो जाएगा। अगर वो 30 सितंबर 2020 तक हो जाता है, उससे पहले होता है, मैंने वो डेट फिल कर ली। अगर मान लो कि अभी तक जिस दिन मैं अपना क्वार्टर क्यूपीआर भर रही हूँ उस दिन तक भी मेरा एक्सटर्नल प्लास्टर कंप्लीट होगा, तो मेरे को एक एस्टिमेशन डेट डालनी पड़ेगी कि मेरा यहाँ तक डेट, और वो जो अपन एस्टिमेशन डेट डालेंगे ना, मेक श्योर कि वो वहां तक अपना हो जाए। नहीं तो कभी क्या होगा कि अगर अपन ने एक्सेस डेट डाल दी तो वो लिटिगेशन वाला इशू अपने यहाँ पर, या कोई नोटिस वगैरह इस रिगार्डिंग में नहीं है कि आपकी डेट यहाँ थी, ये आपकी डिटेल थी कि मैं 31 मार्च 21 तक कंप्लीट कर दूंगी, बट अभी तक भी मेरा आपका तो ये वाला काम जो आपके माइलस्टोन है वो अचीव नहीं हुए हैं। तो ये जो डिटेल्स है फीड करते टाइम पे जो भी प्लान डेट डालेंगे वो बिल्कुल अपन एक्यूरेट और फुल एक्यूरेसी के साथ डालेंगे, सारी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट हो। नाउ नेक्स्ट अपनी स्लाइड आ जाती है कि प्रोजेक्ट कॉमन एरिया। पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट कॉमन एरिया में कि ये सारी चीजें अपने प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो अपन ने प्रपोज कर दी थी, नहीं अगर कर दी थी, अगर अपन ने प्रपोज कर दी है, पहले क्या होगा प्रपोज में कि अपन ने जो अपन जब रेरा रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पर अपने डिटेल मांगते हैं कि आपने वाटर, एक तो होता है कि मैंने मुझे पता है कि मेरा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में इतना स्ट्रक्चर हो जाएगा वाटर सप्लाई का, मेरा स्ट्रक्चर और ये सब क्लियर है, तो मैंने वहीं अपनी प्रपोज कर दी और मैंने वहीं अपनी ड्राइंग्स अपलोड कर दी। अगर मैंने वहां पे अपनी ड्राइंग्स अपलोड नहीं करी है तो ये पूछेगा कि अगर आपने वहां पे अपनी ड्राइंग्स अपलोड नहीं करी है तो आप बताओ कि आपके प्लान डेट ऑफ अपलोडिंग ड्राइंग्स कब है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अपन लेते हैं फर्स्ट वाटर सप्लाई का। अब मेरा वाटर सप्लाई मैंने प्रपोज कर दिया है वहां पे यस, तो वो पूछेगा आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, कि इस मान लो दिसंबर 2020 तक आपने कितना काम वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है उसमें कितना काम कर लिया। जैसे अगर अभी मेरा प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ है तो मैंने कहा कि मेरे 10% मेरे वर्क परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हो गया है, तो आपके वो ड्रॉइंग्स
कितनी ड्राइंग्स अपलोडेड अपनी, अगर आप जो वहां पर रेरा के वेब पोर्टल पे आपने अपडेट कर दी है ड्राइंग्स को, अगर कर दी है तो ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है वो आपका ओपन नहीं होगा। अगर मैंने कहा कि नहीं मैंने ड्राइंग्स अपलोड नहीं करी है, तो पूछेगा अच्छा अगर नहीं करी तो आप प्लान डेट बताओ कि आप कब तक आपकी ड्राइंग्स अपलोड कर दोगे। सेम इसी तरीके से आ जाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, किसी प्रोजेक्ट में होता है, किसी प्रोजेक्ट में ये फैसिलिटी है, किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फीड करना रहेगा। कि ऐसे नहीं कि अपन ने हाँ ठीक है सारी चीजें कर दी, बिल्कुल देखना रहेगा कि ये जो प्रॉपर फैसिलिटीज हैं ये मेरे प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल हैं या नहीं है। सेम रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सैनिटेशन हो गया। सैनिटेशन तो नॉर्मली सारे प्रोजेक्ट में होता ही है। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया जिसमें ट्रांसफॉर्मर, सोलर एनर्जी, फायर फाइटिंग प्रोविजन और अदर्स। अदर जो भी अपने बिग जो प्रोजेक्ट्स होगा इसमें अदर फैसिलिटीज होंगी, तो ये सारी की सारी यहाँ पर अपन डाल देंगे और उसका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। वही ड्राइंग्स अपलोडेड ऑन ऑनलाइन प्रोजेक्ट की मैंने अपने वेरा के वेब पोर्टल पर मैंने ड्राइंग्स अपलोड कर दी है, अगर नहीं करी तो प्लान डेट ऑफ अपलोडिंग आ जाएगा। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट अपना आता है एक स्टेटस ऑफ अप्रूवल। ये अप्रूवल भी बहुत क्या होता है कि बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया है अप्रूवल का, कि यहाँ पे फीड करते समय सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये जो एनओसीज हैं या परमिशन है ये मेरे प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर नहीं है एप्लीकेबल है तो मैंने डायरेक्ट कर दूंगी मैं नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल करते ही वो मेरे से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि अगर नहीं एप्लीकेबल है तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि आपके ये प्रोजेक्ट पर ये आपके जो एनओसीज हैं या परमिशन है आपके प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं लेती हूँ एनओसी फॉर एनवायरमेंट। एनओसी पर एनवायरमेंट क्या होता है कि 20 अगर मेरा जो फेज एरिया है वो मेरा 20,000 से 15,000 के बीच में है, तो स्क्वायर 20,000 से 50,000 स्क्वायर मीटर के बीच में है, तो उस पे क्योंकि एनवायरमेंट की परमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है तो मुझे वो रीजन मेंशन करना पड़ेगा। सेम इसी तरीके से एनओसी फॉर फायर, वाटर सप्लाई परमिशन, एनओसी फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो भी कोई अदर अप्रूवल्स अगर आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायर हो। पहला है एप्लीकेबल ही नहीं है तो अपन रीजन लिख के बाहर हो जाएंगे। सेकंड आ जाता है कि अगर ठीक है आपके प्रोजेक्ट पर अप्लाई तो मतलब आपके प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल तो है लेकिन अभी तक अप्लाइड आपने करा नहीं है उस परमिशन के लिए, तो बोलेगा कि ठीक है आप येट टू बी अप्लाइड है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है अगर अप्लाई नहीं करा है तो आप बताओ कि कब तक आप इस प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर दोगे। वो आपको डेट डालनी पड़ेगी कि अब जो परमिशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर परमिशन के लिए आप कब तक अप्लाई कर दोगे, आपको वो डेट मेंशन करनी पड़ेगी इन पर्टिकुलर परमिशंस में, लाइक एनओसी फॉर एनवायरमेंट, फायर, वाटर सप्लाई परमिशन एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी। और इसी तरीके से कि मेरे पर एप्लीकेबल है और मैंने अप्लाई भी कर दिया, तो फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन इनका क्यूपीआर में नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉपअप होगा कि अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपके अकॉर्डिंग में कितने दिनों में अप्रूवल मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अप्रूवल में यहाँ पर वो आपसे रिक्वायरमेंट करेगा। और अगर एक अलग सिनेरियो ये भी हो जाता है कि आपने अप्लाई भी कर दिया, आपको एनवायरमेंट की एनओसी अपलोड भी मतलब आपको एनवायरमेंट की एनओसी मिल भी गई है, रिसीव हो गई है, तो मुझे अगर रिसीव हो गई है तो क्या आपने क्या बोलते हैं कि डायरा के वेब पोर्टल में अपलोड कर दी है, कर दी है तो वहां पर अपना प्रॉब्लम ठीक है, वहां पे अपना कर दी है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रेज नहीं होगा। अगर आपने अपलोड नहीं करी है तो पूछेगा कि व्हाट इज द मतलब क्या प्लान डेट क्या है कि भाई आप अपलोड कर दोगे कि किस दिन तक आप ये नेरा के वेब पोर्टल पे ये सारी चीजें अपडेट कर दोगे कि मेरी जो भी एनओसीज हैं। सेम उसी तरीके से आ जाएगा कि मेरा बिल्डिंग प्लान का, बिल्डिंग प्लान में क्या है ये पहले ही पूछेगा कि डेट ऑफ अप्रूवल जो अपने वेरा के वेब पोर्टल पर अपन ने जो लेआउट प्लान होता है डेट का जो अथॉरिटी से अपन को मिलता है, जैसे जयपुर का जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुझे रेरा का मैप का लेआउट प्लान मिला होगा, तो उस लेआउट प्लान की मुझे डेट डालनी है जो भी अपडेट है, चाहे इवन आफ्टर मॉडिफिकेशन हो, ये सारे जो भी मतलब इवन आफ्टर मॉडिफिकेशन या अगर मॉडिफिकेशन नहीं कराया तो वो ओरिजिनल जो भी डेट है अपनी यहाँ पे पहले डेट मेंशन हो जाएगी। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपका इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, वो ये नहीं कह रहे वो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन हुआ है, जो आप अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन आपका अथॉरिटी से हुआ है, अगर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है अपना ये अपन नो करके अपन नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर जाएंगे। बोलते कि नहीं अगर अपना क्या बोलते कि ये जो मॉडिफिकेशन है मेरा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हुआ है तो आपसे दो क्वेश्चन आगे अराइज हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रिवाइज बिल्डिंग प्लान के अपना जो रिवाइज बिल्डिंग प्लान है उसकी डेट ऑफ अप्रूवल क्या है, तो जो भी डेट ऑफ अप्रूवल होगी अपन वो वहां पर आगे मेंशन कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन अपना ये होगी कि हैज द एप्लीकेशन बीन सबमिटेड टू रेरा, कि आपने जो आपका जो अप्रूवल अथॉरिटी से मिला है कि आपने उसकी एप्लीकेशन रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी है, जो तो आप बोलेंगे कि हाँ कर दी है तो वेल एंड गुड, मेरा काम अपना यहाँ पे जो भी अपना रिक्वायरमेंट्स थी वो अपन ने पूरी फुलफिल कर दी है। अगर मैंने कहा कि नहीं मैंने अभी तक अप्रूवल तो मुझे मिल गई लेकिन मैंने रेरा के वेब पोर्टल पे अपलोड नहीं की, तो वो पूछेगा अगर अपलोड नहीं की तो आप बताओ कि रेरा के वेब पोर्टल पर आप कब तक ये एप्लीकेशन अपलोड कर दोगे।
सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा कि आपको इस वाली स्लाइड पे अपन को दो चीजें मेन देखने की रहेगी कि अगर कोई भी परमिशन है या कोई अपना रिवाइज में बिल्डिंग प्लान से रिलेटेड अगर अपने कुछ रिवाइज कराए, वो रिक्वायरमेंट्स अपने क्यूपीआर में रिक्वायर होगी। नेक्स्ट अपना आ जाता है इंश्योरेंस का। जैसे सर ने कहा कि अभी इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी हो गया और क्यूपीआर में रिक्वायरमेंट है कि आपको बताना है कि आपके प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करवा लिया है आपने। अगर आपने करवा लिया है, वेरी गुड है, तो ये पूछेगा कि आपने क्या जैसे मैंने कहा कि हाँ ठीक है मैंने करा दिया है अपने इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस। भी पूछेगा कि आपका, अगर आपने इंश्योरेंस करा लिया है तो आपकी अपलोडेड बताओ कि आपने रेरा के वेब पोर्टल पे अपलोड करा दिया है क्या। रेरा के वेब पोर्टल पे अपलोड करा दिया, वेरी गुड। आपके जैसे रेरा के वेब पोर्टल पे अपलोड करा, आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फिनिश हो जाएगी। अगर मैंने रेरा के वेब पोर्टल पे अपलोड नहीं कराया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी प्लान डेट बताओ कि आप कब तक रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड करा दोगे। लेकिन क्या होता है कि अभी ये है कि इंश्योरेंस जनरली ये होता है कि प्रमोटर्स इतना अवेयर नहीं होते कि अपने प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस आ रहे। जैसे इंश्योरेंस मोस्टली क्या होता है, दो चीजों पे होता है। फर्स्ट हो गया अपना टाइटल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एज पार्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। जनरली क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स पे इंश्योरेंस इतनी सारे जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो करवाते नहीं है। वो सोचते हैं कि एक बार मेरा प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा उसके बाद में मैं सोसाइटी को देने से पहले मैं इंश्योरेंस करवाएंगे। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है तो मुझे आपका प्लान डेट ऑफ इंश्योरेंस बता दीजिए कि आप कब तक इंश्योरेंस करवा देंगे। ये भी अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो भी अपन प्लान डेट ऑफ इंश्योरेंस डालेंगे वो बिल्कुल एक बार जो भी एक्यूरेसी के साथ फीड करें, क्योंकि उसके बाद में जो भी जैसे ही आपकी प्लान डेट क्रॉस हुई और आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया और इंटीमेट नहीं करा अथॉरिटी को, तो आपके पास में नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम उसी तरह अब नेक्स्ट जो अपने स्लाइड नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये आता है कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज। जैसे ही अपन ने मैंने आपको जो प्रीवियस स्लाइड थी वहां बताया था कि अपन को अपार्टमेंट बुकिंग की बाइफरकेशन की डिटेल देनी है। जैसे अभी मेरी जो एग्जांपल था उसमें ये था कि अपनी 12 अपार्टमेंट बुकिंग थे। 12 अपार्टमेंट बुकिंग में अगर जैसे ही मैंने कहा कि मेरे इस पर्टिकुलर क्वार्टर तक क्यूमुलेटिव 50% अपार्टमेंट बुक हो गए हैं। 50% जैसे 12 का था 6, अगर 50% से ऊपर थे, मान लो मेरी 7 अपार्टमेंट इस क्वार्टर तक बुक हो गए, तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि इफ मोर देन 50% अपार्टमेंट हैव बीन बुक्ड, तो आपने क्या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी का फॉर्मेशन कर दिया है अंडर सेक्शन 11 में। अगर आपने कर दिया है, भाई मेरे 50% होते ही मैंने अपने एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज फॉर्म कर दी थी, तो पूछेगा अगर कर दिया है तो क्या वो रजिस्टर्ड है। क्योंकि अभी जो सोसाइटीज हैं दो तरीके से रजिस्टर्ड हो सकती है, सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने रजिस्टर करवा ली है, अगर मैंने रजिस्टर करवा ली है तो क्या मैंने रेरा अथॉरिटी की जो रेरा अथॉरिटी को इंटीमेट कर दिया है इस रिगार्डिंग। अगर रेरा अथॉरिटी को इंटीमेट कर दिया है तो इंटीमेट कर दिया है। जो इंटीमेट करने का रीजन कैसे होगा, इंटीमेट करने का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी से मुझे, जहां से भी मैं अपना रजिस्टर करवाने वाली हूँ, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो मैंने रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया। अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो मेरी रिक्वायरमेंट फिनिश हो जाती है। अब जैसे अगर मान लो कि मैंने अपना वेब पोर्टल पर एक सिनेरियो कि मैंने अपलोड नहीं करा, तो वो पूछेगा आपसे प्लान डेट ऑफ अपलोडिंग बताओ कि आप कब तक आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आप अपलोड कर दोगे। और जनरली क्या होता है कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज अपन ये सोचते हैं कि अपना कंप्लीशन जो हो जाएगा, तो अपना कंप्लीशन हो जाएगा प्रोजेक्ट उसके बाद में ही अपन एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बनाएंगे। तो फिर इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आपने जैसे ही करा नो, तो वो नेक्स्ट पूछेगा कि आपकी प्लान डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बताओ कि आप कब तक आपका एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म कर दोगे। उसके साथ में एक मेन ये पूछा कि रीजन बताओ कि आपने अभी तक का एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म क्यों नहीं करा। इफ फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ अलॉटी नॉट प्रपोज, एक्सप्लेन द रीजन देयर ऑफ कि आपने जो एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज है वो अभी तक आपने फॉर्म क्यों नहीं करा। मेन ये है कि यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा, और अगर आप ये रीजन देते हो कि आपको नॉलेज नहीं थी तो दिस इज नॉट अ जेन्युइन रीजन, और ये लॉ लीगली रीजन नहीं होता कि आप बोल रहे कि मैंने, अब मुझे नॉलेज नहीं थी इसलिए मैंने नहीं करा। सो बी केयरफुल वाइल फुलफिलिंग ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लिटिगेशन का कारण ना बन जाए, अपन को उस बातों को देखते हुए अपन को ये सारी चीजें फीड करनी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड आती है मेरी की रियल एस्टेट एजेंट की। अगर मैंने अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रियल एस्टेट एजेंट बुक कर दिया है तो मैं कर दूंगी यस, रियल एस्टेट एजेंट अपॉइंट करा हुआ है और मेरे प्रोजेक्ट के साथ में इंगेज्ड हैं तो यस। और उसके साथ में मुझे यहाँ पे कितने एजेंट्स इंगेज्ड हैं उनके सबके नाम आएंगी, तेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और उस पर्टिकुलर एजेंट ने मेरी कितनी यूनिट बुक करवा दी है वो आएगा, और मेरी यूनिट नंबर आ जाएंगे कि मैंने कौन कौन सी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कितनी यूनिट नंबर आ जाएंगे कि मान लो 101 104 ये यूनिट नंबर आ जाएंगे। उसी तरीके से पूरी डिटेल वहां फीड होगी। नेक्स्ट आता है
मिसलेनियस पार्ट आ जाता है। मिसलेनियस पार्ट इज लाइक अ एफएक्यू पार्ट, बट एफएक्यूज अपन सोचते हैं कि यस और नो करके ठीक है काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली करना पड़ेगा कि अगर पूरे प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि सारी चीजें करी हैं अपन ने, और अपने पास पेपर्स को बिल्कुल एनालाइज करके सारी फीडिंग होगी इस तरीके से। फर्स्ट अपना क्वेश्चन वहां पे ये अराइज होता है कि आपकी अगर प्रमोटर प्रोफाइल में कोई भी चेंज है, प्रमोटर प्रोफाइल में चेंज इन द सेंस कि जैसे मान लो कि मेरी एलएलपी है, तो मेरे क्या डायरेक्टर्स में कोई चेंज हुआ है, डायरेक्टर रिटायर हुआ है, या कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, तो इस तरीके से प्रमोटर के प्रोफाइल में अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ये न्यू पार्टनर ऐड हुआ है, या अपने पार्टनरशिप, तो इस तरीके से कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रमोटर की प्रोफाइल में, उनके एड्रेस वगैरह चेंज हुए हैं, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स को पूछेगा कि अगर आपके प्रमोटर की प्रोफाइल में इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर में कोई चेंज हुआ है, ये क्वार्टर वाइज जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं अपना पूरा होल बता रही हूँ। अगर मैं दिसंबर 2020 का भर रही हूँ तो मेरा अक्टूबर से लेकर दिसंबर के क्वार्टर के अंदर में अगर मेरा कुछ भी चेंज हुआ है प्रमोटर की प्रोफाइल में, तो वो मुझे यहाँ मेंशन करना रहेगा। अगर मुझे कोई प्रोफाइल में चेंज हुआ है, मैं नो करके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगी। अगर मेरे कोई भी प्रमोटर की प्रोफाइल में चेंज हुआ है, यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे अराइज होगा कि क्या चेंज हुआ है, आपको वो डालना पड़ेगा व्हाट इज द चेंज। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि मेरे डायरेक्टर्स की मैंने न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करा है। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होगा कि हैज द एप्लीकेशन बीन सबमिटेड टू रेरा फॉर अपलोडिंग दिस चेंज इन ऑनलाइन प्रमोटर। जैसे ही क्या होगा कि प्रमोटर प्रोफाइल में चेंज हुआ है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जो भी चेंज हुआ है कि आपने एप्लीकेशन रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी है। अगर अपलोड कर दी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स फिनिश। अगर नहीं करी है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इफ नो द प्लान डेट ऑफ एप्लीकेशन, कि आप कब रेरा के पोर्टल पर ये अप्लाई कर दोगे, जो अपन एडिट करते हैं प्रमोटर के प्रोफाइल में वो होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अपनी प्रोजेक्ट डिटेल में कोई भी चेंज है, प्रोजेक्ट डिटेल में चेंज इन द सेंस कि नहीं, प्रोजेक्ट का अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है, प्रोजेक्ट की है ना अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, इनकम्बरेंस में चेंजेस हो रहे हैं, तो ये जितने भी चेंजेस हो, अगर इस टाइप के कुछ चेंजेस उस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर अपना कोई भी चेंज है, तो अपन को लिखना है यस। और फिर वही जो सेम क्वेश्चन आएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था कि अपना चेंज है तो क्या चेंज है, और उसके बाद में सेकंड आ जाएगा हैज द एप्लीकेशन बीन सबमिटेड टू रेरा फॉर अपडेटिंग, कि अपन ने रेरा को अपडेट कर दिया है इस चेंज में। अगर आपने कर दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं करा है सेम क्वेश्चन की इफ नो देन प्लान डेट ऑफ एप्लीकेशन। थर्ड अपना क्वेश्चन आता है कि हैज द प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड एंड सीसी सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन। अगर मेरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट और मेरा एस्टिमेशन, अगर मेरा एस्टिमेशन फिनिश डेट है कि 30 जनवरी 2025 है, तो ये नो करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे। अगर मान लो कि मेरा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ही दिसंबर 2020 के अंदर में मेरा प्रोजेक्ट फिनिश होने वाला है, मेरी एस्टिमेटेड फिनिश डेट जो मैंने रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड करी थी वो डेट मेरी आ गई है, मैंने कहा यहाँ पे यहाँ लिखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन। जो अपनी अथॉरिटीज हैं या पैनल आर्किटेक्ट्स हैं, वहां से मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है क्या। अगर मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ मुझे मिल गया है, तो डेट वो सेम डालना पड़ेगा आपको, डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अपनी कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट क्या है, और जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड हुआ है क्या। बिकॉज जनरली प्रमोटर्स ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि अपना कंप्लीट हो गया, मुझे 2 साल हो गए मेरे प्रोजेक्ट के, बट मैंने अपने रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करा। तो अभी बहुत ये हो रहा है कि इस चीज में बहुत सारे नोटिस जो अथॉरिटी है वो इशू कर रही है। तो ये सारी छोटी बहुत चीजें हैं जो एफएक्यूज की हैं, और अपन एक बार जस्ट यस और नो करके इसको अवॉइड नहीं करना है। हैज द कंप्लीशन सर्टिफिकेट बीन अपलोडेड ऑन रेरा पोर्टल। अगर मैंने अपलोड नहीं करा है तो ये सेम क्वेश्चन पूछेगा कि नो देन प्लान डेट ऑफ अपलोडिंग। अगर नहीं करा है तो आप बताना पड़ेगा कि आप कभी इस जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दोगे। सेम इसी तरीके से आ जाएगा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, सेम वही क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अपना ये कि इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, इज द प्रोजेक्ट, अगर अपना प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट नहीं हुआ है, और इज द प्रोजेक्ट इज लाइकली टू गेट कंप्लीटेड विद इन द एस्टिमेटेड एक्सटेंडेड फिनिश डेट। व्हाट इज द मीन दैट, अपन मैंने ऊपर कहा कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट, जो मेरी एस्टिमेटेड फिनिश डेट थी वो मेरी थी 31 दिसंबर 2020, और मेरा मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, मैंने वहां नो कर दिया, ठीक है, मेरे एस्टिमेटेड फिनिश डेट आ गई है लेकिन मेरा प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इनका कि अगर नहीं हुआ है तो क्या कब आप ऐसे एक डेट मेंशन कर दो, यहाँ डेट इंटीमेट कर दो अथॉरिटी को कि आप किस डेट तक अपना प्रोजेक्ट को फिनिश कंप्लीट कर दोगे। तो यहाँ पर मेन ये रहा कि अगर जैसे मान लो कि मैं 31 दिसंबर 2020 का मेरा एस्टिमेटेड फिनिश डेट था, और मैंने कहा कि अभी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी कर दूंगी 31 मार्च तक मेरा प्रोजेक्ट टोटल कंप्लीट हो जाएगा, मेरे जो भी एक्सटर्नल जो भी रहे हैं पेंडिंग है उसमें 31 मार्च तक कंप्लीट कर लूंगी। 31 मार्च के बाद में भी अगर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, आपके पास में नोटिस आने के बहुत ज्यादा हायर चांसेस हो जाएंगे। सेम यही है, मिसलेनियस वाला पोर्शन रहेगा। मैं एक बार जस्ट फटाफट सम अप कर देती हूँ ऑल की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है अपनी स्टार्टिंग में, ताकि एक बार ब्रीफ हो जाएगा सारी चीजों का।
फर्स्ट अपने को बुकिंग रहेगा कि अपार्टमेंट बुकिंग्स का, जिसमें बाइफिकेशन आ जाएंगे अपने सारे। उसके बाद में सेम पार्किंग बुकिंग आ जाएगा, क्यूमुलेटिव नंबर आएंगे। इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो जाता है कभी कभार कि अपन इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर क्वार्टर वाले लेंगे, क्यूमुलेटिव आएंगे। क्यूमुलेटिव इन द सेंस की जब से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तब से लेके मेरे आज जिस पर्टिकुलर क्वार्टर का मैं क्यूपीआर फाइल करी, उस पर्टिकुलर क्वार्टर तक मेरे कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं और कितने या तो कितने बाकिंग्स अलॉट हो चुके हैं। उसी तरीके से स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट जो आर वन सर्टिफिकेट से बनेगा, और जो भी अपना स्कैन करके अपन आर वन सर्टिफिकेट अटैच कर देंगे। सेम R2 का आ जाएगा। R2 की जो भी डिटेल्स उसमें पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में होंगी वो अपन को देखकर मैनुअली फीड करनी रहेगी और अपना R2 सर्टिफिकेट भरना होगा। सेम इसी तरीके से R3 का हो जाएगा। ये अपना आ गया माइलस्टोन्स का। माइलस्टोन्स में अपना जो अग्रीमेंट टू सेल होगा अपन वहां से फीड कर देंगे। उसके बाद में डेट ऑन विच अचीव्ड और लाइकली टू बी अचीव्ड, ये डेट्स रहेंगे। और उसके बाद मतलब वाटर सप्लाई का अपनी जो कॉमन फैसिलिटीज हैं अपने प्रपोज कर दी हैं। अगर कर दी हैं तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और उनकी ड्राइंग्स अपलोड कर दी हैं। अगर नहीं करी हैं तो प्लान डेट ऑफ और ड्राइंग्स आ जाएगा। कॉमन और अपने जो कॉमन एरिया फैसिलिटीज में जो जनरली आती है वो 5 आ गई हैं। 5 जनरली कॉमन फैसिलिटीज होती हैं। अदर्स और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन हो सकती हैं। वाटर सप्लाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और फायर फाइटिंग प्रोविजंस। उसके बाद में आता है स्टेटस ऑफ अप्रूवल। 2 तरह के अप्रूवल्स का आ गया इसमें, जो भी अपनी एनओसीज और परमिशंस हैं एप्लीकेबल हैं या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि अपने प्रोजेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है और अपन अप्लाई या रिसीव करके अपन जस्ट मूव कर दिए। तो ये सारी चीजें वाइल फाइलिंग द क्यूपीआर अपन को ध्यान रखनी रहेगी। और उसी तरीके से बिल्डिंग प्लान का आ जाएगा कि डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द बिल्डिंग प्लान, और अगर कोई मॉडिफिकेशन इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आएगा। ऐसा नहीं कि मेरा स्टार्टिंग से नहीं, उस पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर मेरा कोई मॉडिफिकेशन हुआ है मुझे वो डिटेल यहाँ पे फीड करनी रहेगी। और उसी तरह से इंश्योरेंस मैंने ऑप्टेन इंश्योरेंस अगर मैंने ले लिया है, इंश्योरेंस नहीं लिया है तो वो डेट डालनी पड़ेगी मुझे। प्लान डेट ऑफ इंश्योरेंस, एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज का अगर मेरा अपार्टमेंट बुकिंग में 50% से होते ही ये मुझे बना क्वारीज यहाँ फिल करनी रहेंगी कि 50% से होते ही मुझे एसोसिएशन बुक करानी है। तो ये रहेगा कि 50% अगर लाइकली है कि मेरा 50% हो जाएगा, आप एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज का काम स्टार्ट कर दो, बिकॉज उसमें बनने में भी टाइम लगता है। और वही है जगह अपने रियल एस्टेट एजेंट का, अगर मैंने कोई रियल एस्टेट एंगेज है उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ये अपनी ऑनलाइन क्यूपीआर में रहेंगी। ये क्यूपीआर के अंदर में अपनी इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जो इतनी ज्यादा ऐसे कोई हार्ड एंड स्टफ नहीं है, बट जो भी अपन भरे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में भरे। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। Thank you, Twinkle, for giving all of us in depth understanding about the QPRs. कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, तो उनको एक एक करके क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है या मैं प्रोजेक्ट को अपना कंप्लीट कर लेता हूं और प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद के अंदर मैं सेल करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को रेरा का रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? आज के दिन जब अपन बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज आपको रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि आप कंप्लीशन के बाद में भी आपका जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, आपका जो कंप्लायंस है वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो आपके क्लाइंट के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी निभानी पड़ेगी 5 साल तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद में। तो इसके तहत अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आप ले लेते हैं तो भी आपको रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या एक बढ़िया अच्छी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? HDFC इज गिविंग दिस इंश्योरेंस
and it's a good company. And in addition, like this is the only company, rather I should say, जिसका सक्सेसफुल चल रहा है. रिलायंस भी दे रही है, लेकिन वो उतना सक्सेसफुली वर्क कर नहीं रही है. तो वी कैन, वी एज ऑफ नाउ आर हैविंग अ सिंगल ऑप्शन विच इज HDFC. एक क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे को जैसे प्रोजेक्ट की जो QPRs में भर रहा हूँ, वो हर तिमाही के अंदर ही मेरे को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या, आर्किटेक्ट, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट का? अगर मेरा एलिजिबिलिटी है, तो वो एलिजिबिलिटी होने के कारण क्या मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ क्या? मेरा सजेशन है कि आप लोग, जो आपका तिमाही का अंत है उसके अंदर तो आप सर्टिफिकेट लीजिए. तिमाही के बीच के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी एलिजिबिलिटी है और मेरे को जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट लेने की, तो आप उसको सर्टिफिकेट को मत लीजिए. लेकिन आप साल में 4 सर्टिफिकेट तो आप लीजिए. आपकी एलिजिबिलिटी पुराने वाले सर्टिफिकेट से आ रही है या नहीं आ रही है. एक सवाल है कि क्या मैं एजेंट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ले सकता हूं? हाँ, बिल्कुल, आप एजेंट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसकी जो आपको सर्टिफिकेट, वो कॉपीज हैं, हार्ड कॉपीज हैं, वो हार्ड कॉपीज आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी अथॉरिटी के अंदर. अप्लाई आप ऑनलाइन बिल्कुल कर सकते हैं. एक क्वेश्चन है कि मेरा प्रोजेक्ट बंगलो का प्रोजेक्ट है, मैं किस तरह से सर्टिफिकेट लूंगा? मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर प्रोजेक्ट बंगलो का हो, या प्रोजेक्ट प्लॉटेड हो, या प्रोजेक्ट फ्लैट का हाई राइज हो, आप जब सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं R1, R2, R3, तो आप किसी पर्टिकुलर फ्लैट का नहीं ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्लॉट का नहीं ले रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर बंगलो का नहीं ले रहे हैं. आप जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं प्रोजेक्ट का. तो आपको बंगलो वाइज कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट लेना है. और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपका ये चीज एड्रेस हो जाएगी. और क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैंने R1, R2, R3 अपने मैन्युअली सबमिट कर दिया है मार्च 2020 तक, तो क्या मेरे को उसको ऑनलाइन भी अपलोड करना होगा? मैं आपके मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने इस पॉइंट को कवर किया था, लेकिन विशेष तौर पे बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि आपने जो भी क्वार्टर कंप्लायंसेस, जो भी फॉर्मेलिटीज पहले की हैं, वो तो आपने बहुत अच्छा ही किया है. लेकिन आपको अब हर वो जो कंप्लायंस आपने पहले किया है, उसको आपको ऑनलाइन में पेश करना पड़ेगा. मैंने आपको जैसे अपन बात कर रहे थे पहले, तब भी मैंने बताया था कि अगर मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया है, तो भी मेरे को उसकी कंप्लायंस करते हुए, उसके सर्टिफिकेट लगाते हुए, मेरे को प्रोजेक्ट का R1, R2, R3 और ऑक्यूपे कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब लगा के फिर उसको कंप्लीट करूंगा. ऐसा नहीं कि मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो मैं उससे उस दायित्व से अपने मुक्त हो गया. वो मेरे को निभाना पड़ेगा, मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा. तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है इस चीज में, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर आपका प्रोजेक्ट में आपने ऑफलाइन सबमिशन भी कर दिया है, तो भी आपको सब चीजें ऑनलाइन में सबमिशन करनी है. Only registration in RERA, but no information uploaded like QPR. Project have been completed and certificate uploaded. What to मेरे ये सवाल पढ़ने से पहले ही इस क्वेश्चन का जो पहले वाला प्रश्न था उसके अंदर जवाब दे दिया है. प्रोजेक्ट टेक ओवर माय क्लाइंट नॉट एग्रीमेंट with my client not agreement
मी बट फ्लैट सोल्ड आउट मोर देन 50%। एक तो आपका अगर फ्लैट 50% से ज्यादा सेल हो गया है तो एक तो आप अपनी एसोसिएशन बनाइए, और अगर आपका एग्रीमेंट नहीं भी हुआ तो भी आपको अपने बनाना, एग्रीमेंट से नहीं होएगा, ये बुकिंग से अपने कंट्रोल होता है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ, मेरी बुकिंग हो गई है 50% से ज्यादा, तो क्या मेरे को एसोसिएशन बनानी है? बिल्कुल आपको एसोसिएशन बनानी है अगर आपका 50% से ज्यादा सेल हो गया है। इन केस ऑफ चीफ मिनिस्टर जन आवास योजना, एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करना जरूरी है? बिल्कुल। रेरा कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है एग्रीमेंट टू सेल को, एक सेट फॉर्मेट है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आपने एक फॉर्म बी का एक एफिडेविट दिया है और उसके अंदर आपने बिल्कुल एग्री किया है कि जो भी रेरा के प्रोविजंस हैं उनको आप बिल्कुल मानेंगे, उनके हिसाब से आप काम करेंगे। फॉर्म जी उसी एक एफिडेविट का पार्ट है, और फॉर्म जी आपका जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, तो आपको उसी के अंदर ही काम करना है और उसी के अंदर ही आपको एग्रीमेंट को रजिस्टर करना है। What are the statutory liabilities if client not follow RERA? स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी आपके ऊपर है। अगर आप ये एग्रीमेंट टू, जो मैं समझ पा रहा हूँ आप ये पूछ रहे हैं कि एग्रीमेंट टू सेल अगर रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या आप ये लाइबिलिटी आपकी है कि आपको क्लाइंट को बुलाना है और बुला के आपको रजिस्टर करवाना है। पहली बात, 10% का आपने पैसा ले लिया है तो आप उससे ज्यादा पैसा मत लीजिए क्लाइंट से। अगर क्लाइंट रजिस्टर नहीं करवा रहा है तो आप क्लाइंट को नोटिस भेजिए कि आपको रजिस्टर करवाना है, और वो रजिस्ट्रेशन से पहले आप बिल्कुल भी पैसा मत लीजिए। आप वॉयलेशन आप खुद करेंगे, अथॉरिटी आपको ही क्वेश्चन में खड़ा करेगी। अगर आपको लगता है क्लाइंट आपकी बात नहीं मान रहा है तो फिर आप अदर मेजर्स, जैसे रेरा के अंदर क्लाइंट की कंप्लेंट करके उसकी बुकिंग को कैंसिल करके, वो मेजर्स आपके हाथ में है, वो मेजर्स आप बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इज प्रिस्क्राइब्ड, यस बिल्कुल। अपने जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, जब आप रजिस्ट्रेशन करे थे तभी भी आपने वो फॉर्मेट अपलोड किया था, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर आपको ये करना है। If 50% units have been sold, then RWA is to be created. Whether 50% family have been shipped, no, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आप लोग को प्रश्न के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा कि अगर मेरा 50% माल बिक गया है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है, या मेरा 50% फैमिली शिफ्ट हो गई है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है। मैं इसको पहले भी क्लियर किया था, लेकिन ये प्रश्न बड़ा अच्छा है इसलिए वापस क्लियर करना चाहूंगा। मेरा 50% बुकिंग हो गया है तब मेरे को एसोसिएशन बनाना है। 50% बुकिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे को जब मेरा 50% माल बिक गया है तभी मेरे को अपने एसोसिएशन को बनाने का है। In case of plotted development under R2 certificate table A is required to be filled or it is not applicable as it is related to जब आपके सर्टिफिकेट्स अपन बनाते हैं तो कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्लॉटेड डेवलपमेंट से हैं, तो वो जो भी ऐसे कॉलम्स हैं उसको आप बिल्कुल नॉट एप्लीकेबल करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी या दिक्कत की बात नहीं है। Client is admit to RERA but not registered with RERA. What is the statutory auditor liability when it should be mentioned in the client is? आपको बिल्कुल आपकी जो रिपोर्ट है, अगर आपका क्लाइंट कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आपको बिल्कुल आपके नोट्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्कुल डालना चाहिए, मैंडेटरी डालना चाहिए कि मेरा क्लाइंट ने ये अपने कंप्लाई नहीं किया है। उसको क्वालिफाई करना चाहिए इस पॉइंट को, क्योंकि जिस तरह से इनकम टैक्स की कंप्लायंस करते हैं, जिस तरह से TDS, PF, ESI या किसी और अदर लॉ की अपन कंप्लायंस करते हैं, उसी तरह से रेरा की भी कंप्लायंस जरूरी है। अगर आप बोलें कि मेरा क्लाइंट से अपने
लिस्टेड कंपनी है और सेबी की कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे ना। उसी प्रकार से आपका अगर ये रेरा रजिस्टर्ड क्लाइंट है और वो कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो आपको जरूर क्वालिफाई करना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको पता चले क्लाइंट के बारे में और उनके संज्ञान में रहें। क्योंकि ये आप जब ऑडिट होती है तो ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल्स की नहीं होती है, बाकी और कंप्लायंसेस भी फॉलो हो रहे हैं, वो भी आप ध्यान रख रहे हैं, तो जरूर आपको इसको क्वालिफाई करना चाहिए। We have not submitted any R1, R2, etc. and QPR since inception of the project. Should we do file now all the quarters wise? Else, what should do? Project has been completed and updated on the website. जैसे ये मैं 2 या 3 बार इस प्रश्न का डिस्कशन हो चुका है, मैं फिर भी बता देता हूँ। आपको जब से आपका प्रोजेक्ट चालू हुआ है, अगर कंप्लीशन भी हो गया है तो भी आपको वो QPR फाइल करनी है, R1, R2, R3 फाइल करना है जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है उस दिन तक, और आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसी के साथ आपको लगाने का है। Whether we would get list of impaneled architect appointed by RERA to issue. रेरा ने कोई भी इम्पैनलमेंट नहीं किया है, ना नहीं आर्किटेक्ट का, ना ही इंजीनियर का, ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का। जो भी प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स हैं वो बिल्कुल फ्री हैं अपने प्रोफेशनल्स अपॉइंट करने के लिए। सिर्फ जो रेरा चाहता है वो रेरा यही चाहता है कि आप उनको अपलोड कर दें, टाइम से अपलोड कर दें, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आपके जो खुद के आर्किटेक्ट हैं प्रोजेक्ट के, वो या आप किसी और को हायर कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी प्रोफेशनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका R3 और R4 है वो अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट देंगे। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो आपके सर्टिफिकेशंस को सर्टिफाई कर रहे हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होंगे, और जो आपके R4 जो अपने एनुअल सर्टिफिकेट देंगे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग होंगे। तो बस ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में, R3 और R4 के केस के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। We have taken term loan on project and bank has taken insurance. Should we take any other जो आपने प्रोजेक्ट लोन के ऊपर इंश्योरेंस लिया है बैंक ने, और जो इंश्योरेंस की अभी अपन बात कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस दोनों अलग अलग हैं। वो जो इंश्योरेंस लिया है बैंक ने वो तो अपना पैसा सिक्योर करने के लिए वो इंश्योरेंस लिया है कि मैंने जो पैसा आपको लेंड किया है एज ए बैंकर वो मेरा सिक्योर्ड हो। कल को कोई भी बात हो जाती है प्रोजेक्ट के अंदर तो मैं एज ए लेंडर नुकसान में नहीं आऊं। जितना मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूं और जिस तरह का इंश्योरेंस बैंक ने लिया होगा, और आपको एक बार पॉलिसी और बैंक से बात करके समझना पड़ेगा। अगर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही इंश्योरेंस है तो आपको प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा। अगर उसके अंदर प्रोजेक्ट को भी कवर कर रहा है बैंकर तो आपको फिर वो इंश्योरेंस आपका एक ही काम कर जाना चाहिए। लेकिन मैं वापस इसके अंदर बड़ा समझ के बोलना चाहूंगा कि पॉलिसी देखे बिना, चीज समझे बिना इसका आंसर 2 अलग अलग रूप में जा सकते हैं। What if project is completed but OCCC is yet to be received but allottees does not agree for registration of association of allottees? They are asking for CCOC. What steps can be taken? देखिए जो अलॉटीज यहाँ पे बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आपका OCCC नहीं आया है और वो एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहे हैं तो वो लीगली सही बोल रहे हैं। लेकिन इसका आप वाया मीडिया यही है कि आप अपने जो आपका आर्किटेक्ट है उनसे आप आपका कंप्लीशन, जो इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट है उनसे आप अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो अथॉरिटी में सबमिट कर सकते हैं। कारण क्या है कि अथॉरिटी अक्रॉस इंडिया और राजस्थान में ये चलन पहले रहा नहीं, रेरा के पहले, अब ये चलन आया है तो उनको कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है इस चीज को। तो इस टाइम को आप कट शॉर्ट करने के तरीके से जो इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट है, जो अपने UDH मिनिस्ट्री राजस्थान गवर्नमेंट ने इम्पैनल्ड कर रखे हैं,
उनसे आप अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो भी बिल्कुल वैलिड कंप्लीशन सर्टिफिकेट है और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप अथॉरिटी में जमा करवा सकते हैं। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक तरह से बिल्कुल वैसा ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाएगा जैसा कि आपने अथॉरिटी ने आपको इशू किया हो, है ना। तो आप ये एक अपने पॉइंट फॉलो कर सकते हैं इस चीज पे। Do we need to take and submit R1, R2, R3 certificate of previous quarters and architect engineer CA or just December 20 quarter certification is required? अब आज के दिन अपन सिर्फ अगर आपने पहले कोई सर्टिफिकेट्स बनाए हैं तो आप उनको भी अपलोड कर दीजिए। अगर आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं दिए हैं तो राजस्थान रेरा के जो ऑनरेबल चेयरपर्सन हैं एनसी गोयल साहब, उन्होंने एक लिबर्टी दी है सारे ही डेवलपर्स को। कोविड भी चल रहा है, सभी चीजों को देखते हुए बहुत बड़ी इन्होंने सामने लिबर्टी दी है कि आप जो दिसंबर क्वार्टर के अंदर R1, R2, R3 है वो सबमिट कर सकते हैं। तो पहले के सर्टिफिकेट आपके बने हुए हैं आप जरूर उनको अपलोड कीजिए। अगर नहीं बने हुए तो आप अगर दिसंबर 2020 के सर्टिफिकेट जो क्वार्टर आपका अक्टूबर से दिसंबर तक था और खत्म हुआ है उसका भी आप अगर करेंगे तो भी आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और तो भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी या कोई भी क्यूरी नहीं आएगी। सो आपके साथ ये टाइम कैसे बीता पता ही नहीं चला, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से ये डिस्कशन करने के लिए। मैं ये समझ रहा हूँ कि इस पूरे टाइम के अंदर क्वेश्चन सारे रिजॉल्व हो गए हैं, उनके आंसर्स आप लोगों को मिल गए हैं। फिर भी हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, कभी भी आपको कोई भी और भी क्वेरी हो तो प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। और इसी के साथ मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करके और आप लोगों से सबसे आज्ञा लेता हूं और फिर मिलते हैं, है ना। धन्यवाद।